त्रिधा शब्दाः भवन्ति वाचकः लाक्षणिकः व्यञ्जकश्च। त्रिधा अर्थाः भवन्ति वाच्यार्थः लक्ष्यार्थः व्यङ्ग्यार्थश्च। तिस्रः शब्दशक्तयः भवन्ति अभिधा लक्षणा व्यञ्जनाच्च। तत्र वयम् अभिधा विषये अभिधा शक्ति विषये पूर्वं पठितवन्तः। अद्य कक्षायां वयं लक्षणायाः विषये लक्षणायाः लक्षणं किं, लक्षणायाः कति भेदाः सन्ति, एतत् सर्वं विस्तरेण पठामः। लक्षणया अर्थबोधकः शब्दो लाक्षणिकः तया बोध्योऽर्थः लक्ष्यः। लक्षणया अर्थात लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थबोधकः शब्दः, अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे लाक्षणिकः लाक्षणिक कहते हैं। क्या समझे? पहले लाक्षणिक किसे कहते हैं वो बता रहे हैं, फिर लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं वो बता रहे हैं, फिर लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं वो बताएंगे। तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे आज, है ना। पहले हमने पढ़ा था वाचक किसे कहते हैं, वाच्यार्थ क्या होता है और अभिधा शक्ति किसे कहते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लाक्षणिक किसे कहते हैं, लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं और लक्षणा शक्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लाक्षणिक शब्द किसे कहते हैं, एक पंक्ति में यहाँ पर जवाब दे दिया। क्या कहा? लक्षणया अर्थबोधकः शब्दो लाक्षणिकः। लक्षणया माने लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थबोधकः शब्दः, अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? लाक्षणिक। अब लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं? लक्ष्यार्थ बोलो या लक्ष्य बोलो, एक ही बात है। लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं? तो बोला जाता है तया बोध्यो अर्थः लक्ष्यः। बोलिए एक बार, तया। तया मतलब क्या? हाँ, लक्षणया, लक्षणा शक्ति से, लक्षणा शक्ति से बोध्य अर्थ, लक्षणा शक्ति से जिसका अर्थ बोधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? लक्ष्यार्थ। ठीक हो गया? ये लाक्षणिक शब्द का और एक लक्ष्यार्थ, दोनों यहाँ पर अपने को पता चला। पर इन दोनों ही परिभाषाओं में लक्षणा आया है। क्या कहा? लक्षणा शक्ति के द्वारा जिसका अर्थ का, लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थ का बोधक जो शब्द है वो लाक्षणिक, लक्षणा शक्ति के द्वारा जो बोध्य अर्थ है वो लक्ष्यार्थ। तो गुरुजी पहले ये तो बताओ कि लक्षणा किसे कहते हैं। तो अब आगे वाली कारिका में लक्षणा को बताया जाए। ठीक है, पठामः। कारिका अस्ति अहं वदामि अनन्तरं भवन्तः अनुसरन्तु। मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽर्थः प्रतीयते रूढेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। वदन्तु सर्वे मिलित्वा एकवारं। मुख्यार्थ यया अन्योर्थ, ऐसा नहीं बोलना, ययान्योर्थः, ययान्योर्थः प्रतीयते। बोलिए, अवग्रह भवति मध्ये तर्हि तस्य उच्चारणस्य आवश्यकता नास्ति पृथक् रूपेण। यतो यत्र संधि यया अन्यो अर्थः ययान्योऽर्थः इति, अत्र संधि अस्ति, अतः कदापि अकारस्य उच्चारणं पृथक्तया न स्यात् इति ध्यातव्यम्। अस्तु, अर्थं पश्यामः। कस्य लक्षणमस्ति अत्र? लक्षणायाः। कस्य? लक्षणायाः, है ना।
लक्षणायाः लक्षणमत्र वर्णितमस्ति। एकवारं सम्यक्तया शृण्वन्तु। किं लिखितं? मुख्यार्थबाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर यया, जिस शक्ति से, यया इति स्त्रीलिंगी शक्ति, जिस शक्ति से तद्युक्तः अन्यः अर्थः प्रतीयते, उससे युक्त, उससे संबंधित अन्यः अर्थः प्रतीयते, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है ना? रूढ़ेः प्रयोजनात्वा, वो अन्य अर्थ की प्रतीति रूढ़ी से भी हो सकती है अथवा प्रयोजनात्, प्रयोजन से भी हो सकती है। असौ, वा शब्द, वा का मतलब हो गया अथवा, रूढ़ेः वा प्रयोजनात्, रूढ़ी से अथवा प्रयोजन से, यया, जिस शब्द शक्ति के द्वारा तद्युक्तः अन्यः अर्थः प्रतीयते, उससे संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, असौ अर्पिता लक्षणा शक्ति ही। असौ माने वह, अर्पिता मतलब गौण, अमुख्या शक्ति लक्षणा, क्योंकि मुख्य शक्ति कौन सी थी? अभिधा शक्ति, और ये अर्पिता अर्थात गौण शक्ति, अमुख्या शक्ति अस्ति लक्षणा शक्ति। पुनः एकवारम् अहम् अत्र अन्वयेन वदामि, शृण्वन्तु। मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर, मुख्यार्थ का मतलब वाच्यार्थ, जो हमने पहले अभिधेयार्थ पढ़ा ना अभिधा के प्रसंग में, वो मुख्यार्थ, संकेतितार्थ, वाच्यार्थ है ना, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, ये सब पर्यायवाच्य। मुख्यार्थ का बाध होने पर यया, जिस शब्द शक्ति के द्वारा रूढ़ेः वा प्रयोजनात्, रूढ़ी से अथवा प्रयोजन से तद्युक्तः अन्यः अर्थः प्रतीयते, उससे संबंधित, किससे संबंधित? मुख्यार्थ से संबंधित, मुख्यार्थ से संबंधित, युक्तः माने सहितः, संबंधित, मुख्यार्थ से संबंधित अन्यो अर्थः प्रतीयते, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, सा लक्षणा शक्ति, वह असौ, सा नहीं है, असौ, असौ माने वह, लक्षणा अर्पिता लक्षणा शक्ति, वह एक अमुख्या या गौण शक्ति है जिसको हम लक्षणा शक्ति कहते हैं। ये एक सामान्य लक्षणा शक्ति का अर्थ हुआ। अब अपन इसके उदाहरण देखें तो उन उदाहरणों के माध्यम से आपको और अच्छे से विषय समझ में आएगा। स्पष्टम? पश्यतु, अत्र वृत्तौ किं लिखितमस्ति तदत्र वयं पश्यामः। मुख्यार्थस्य, पहले है, सबसे पहले कारिका में पंक्ति है मुख्यार्थ बाधे। यदि वयम अत्र समासं कुर्मः तर्हि किमस्ति? मुख्यार्थस्य बाधः इति मुख्यार्थबाधः, तस्मिन् मुख्यार्थबाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर। ठीक है, मुख्यार्थ का मतलब है वाच्यार्थ, वाच्यार्थ का, मुख्यार्थ का बाध होने पर। तो बाध होने पर, बाध क्यों हुआ? मुख्यार्थ का बाध क्यों होता है? उसका कारण बता रहे। देखिए, बोलिए, मुख्यार्थस्य अन्वयानुपपत्तिग्रहे तदर्थ संबंधी अन्योर्थः रूढ़ि प्रयोजनयोर अन्यतरस्मिन् हेतौ संभवति यया प्रतीयते सा वृत्तिर्लक्षणा नाम। पश्यतु, किम अत्र मुख्यार्थस्य, मुख्यार्थ के अन्वयानुपपत्ति ग्रहे, मुख्यार्थ का बाद क्यों होता है? उसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। अन्वयानुपपत्ति
तात्पर्यानुपपत्ति, जब उसका अन्वय नहीं बैठता है उस वाक्य के साथ, इसलिए मुख्यार्थ का बाध होता है। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो प्रसिद्ध उदाहरण है आप सबको पता है। जैसे गंगायाम घोष, क्या कहा? गंगा में घर। अब इसमें अन्वय बैठता है क्या? नहीं बैठता, क्योंकि गंगा नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक मुख्यार्थ आता है, वो है जल प्रवाह, नदी, बहता हुआ पानी। गंगा शब्द कहते ही हमारे दिमाग में ये ध्यान आता है। अब घोष माने गंगा में घर, ये कैसे हो सकता है? मतलब आपने जो बात कही वो बिल्कुल हमारे दिमाग में नहीं बैठी, अन्वय नहीं बैठ रहा है। गुरुजी आप जो बोल रहे हो बात समझ में नहीं है, इसको बोलते हैं अन्वयानुपपत्ति। अन्वय की स्थिति नहीं बैठना, इसको बोलते हैं अन्वयानुपपत्ति। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि मेरा घर कहाँ पर है गुरुजी? हाँ बिल्कुल रोड पर ही, सड़क पर ही मेरा घर है, आप कभी भी आ सकते। तो ये अन्वयानुपपत्ति, सड़क पर घर किसका हो सकता है? कोई नहीं सकता। एक व्यक्ति को मैंने पूछा मुंबई में घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लोग कहाँ कैसे कैसे रहते हैं बड़ी मुश्किल से। एक व्यक्ति को पूछा तुम कहाँ रहते हो? उसने गुरुजी बिल्कुल आप आ जाइए, कुरला के पास में शमशान है, बस बिल्कुल शमशान में ही रहता हूँ। मैं सोचता ही रह गया शमशान में कैसे रहता है। अब शमशान में रहने का मतलब है कि जब मैं उसके पास गया तो उसके जो थड़ी या टी स्टॉल थी वो कहाँ थी? बिल्कुल शमशान की बिल्कुल पास पे थी। तो इसलिए उसने क्या बोल दिया कि गुरुजी मैं मतलब आप कभी भी आइएगा, मैं शमशान में ही रहता हूँ। तो मैं तो एक बार सोचने में पड़े, तो ये सोचना इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ मुख्यार्थ बाध है। क्योंकि शमशान का मतलब वो स्थान जहाँ पर जो जाता है वो वापस आता नहीं है, और तुम कहते हो कि मैं वहीं रहता हूँ, हाउ कम इज पॉसिबल? इसीलिए इसको बोलते हैं मुख्यार्थ बात। मतलब आप जिस बात को बोल रहे हो वो संबंधित नहीं होता है, एक तरह से उनमें अन्वय नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं मुख्यार्थ बात। लक्षणा वही होती है जहाँ पर मुख्यार्थ का बाध होता है। और छोटे छोटे उदाहरणों से आप समझ सकते हो। जैसे कोई पियोन अभी नोटिस लेकर के आया है ना कि कल छुट्टी है ऐसे, तो मैंने कहा अरे वाह नोटिस आ गया, मुख्यार्थ बात। नोटिस एक पेपर है और वो चल करके आ सकता है क्या? पर फिर भी हम बोलते हैं गुरुजी नोटिस आ गया। तो नोटिस आ सकता है क्या? नहीं, नोटिस को लेकर के कोई व्यक्ति आया, आइए, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरह से जहाँ हमारा अन्वय नहीं बैठता है इसको बोलते हैं मुख्यार्थ बात। तो लिखा है मुख्यार्थस्य अन्वयानुपपत्ति ग्रहे, अर्थात जब अन्वय की प्राप्ति नहीं होती है ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तदर्थ संबंधी, तदर्थ माने मुख्यार्थ, मुख्यार्थ से संबंधित अन्योर्थ, हम अन्य अर्थ का ग्रहण करते हैं। नोटिस तो नहीं आ सकता, लेकिन नोटिस को लेकर के कोई व्यक्ति आया, ये अन्य अर्थ हमने ग्रहण किया। शमशान में तो नहीं रह सकता, लेकिन शमशान के पास में एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ, वहाँ रह सकता है। इसका घर सड़क पे तो नहीं होगा, लेकिन सड़क के जस्ट बाजू में होगा। इसका घर गंगा में तो नहीं होगा, गंगा के तट। ये हमने अन्य अर्थ लिए, इसी को बोलते अन्योर्थ, है ना? अन्य अर्थ हमने ग्रहण किया। इस अन्य अर्थ को ग्रहण करने में दो हेतु हो सकते हैं, या तो रूढ़ी या फिर प्रयोजन, है ना? तो वही लिखा है रूढ़ी प्रयोजनयोर अन्यतरस्मिन् हेतौ संभवति, अर्थात रूढ़ी अथवा प्रयोजन इन दोनों में से किसी एक हेतु के संभावित होने पर, संभवति इति सति सप्तमी, अत्र सप्तमी एक वचनम अस्ति, अर्थात रूढ़ी अथवा प्रयोजन इन दोनों में से एक हेतु के होने पर यया जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्यो अर्थ प्रतीयते, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, सा वृत्तिर लक्षणा नाम, उस वृत्ति का नाम लक्षणा है। स्पष्ट हो गया? मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता वृत्तौ स्पष्टम अत्र आचार्येण कृतम्। अस्तु, इदानीम् उदाहरणानि वयं पश्यामः। ये लक्षणा के हेतु दो बात बताइए, किस तरह किस कारण से व्यक्ति ऐसी लक्षणा वाली भाषा बोलता है। तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो रूढ़ी मतलब ऐसा ही बोला जाता है,
है ना। रूढ़ी का मतलब जैसे कर्मणि कुशलः, ये व्यक्ति है ना काम में कुशल है, कर्मणि कुशलः अर्थात काम में कुशल है। और जैसे कुशल, आप बताओगे कुशल शब्द का क्या अर्थ होता है? कुशल शब्द का व्याकरण दृष्टिया यदि वयम पश्यामः कुशल शब्द से को अर्थ कुशान लाति इति कुशलः, जो कुशाओं को लाता है उसको हम कुशल बोलते हैं। आप सबको पता होगा पहले के समय में आश्रम में बच्चों के टैलेंट को कैसे परखा जाता था कि कौन बच्चा होशियार है और कौन बच्चा सामान्य। तो जो बच्चा, गुरुजी जिस बच्चे को कुशा लाने के लिए नियुक्त करते थे वो बच्चा कुशल होता था। कुशा का मतलब होता है जो यज्ञादि में जिस कुशा का प्रयोग किया जाता है, आप सब जानते होंगे, बड़ी सी घास टाइप की होती है लेकिन बड़ी खतरनाक होती है। वो उसको तोड़ करके लाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आप तोड़ रहे हो उसको और थोड़ी सी भी असावधानी रही तो आपका हाथ कट सकता है ना, खून आ सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आचार्य आश्रम में उसी बच्चे को नियुक्त करते थे जो बड़ी सावधानी से धीरे से तोड़ करके लाता। तो इसलिए आश्रम में पहले कुशल किसको कहा जाता था? कुशान लाति इति कुशला, जो कुशाओं को लाता है, कुशाओं को लाने में समर्थ होता है, उसको कुशल बोला जाता था। लेकिन आजकल हम रूढ़ी में कुशल शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं? ये तो बोलने में कुशल है, ये तो वीणा बजाने में कुशल है, ये भाषण करने में कुशल है, इस तरह से। तो वहाँ पर कुशल शब्द का है ना अन्वयानुपपत्ति नहीं हो रही है, लेकिन ये रूढ़ी से इस तरह से बोला जाता है। तो रूढ़ी का मतलब क्या होता है? देखो लिखा है रूढ़ी ही प्रसिद्धि ही, है ना। रूढ़ी का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। कैसे? एक उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है। यथा, बोलिए, यथा कलिंगः साहसिकः इत्यत्र कलिंग शब्दो देश विशेष रूपे स्वाभिधेय अर्थे असंभवन तद्देशवासिनः पुरुषान बोधयति। रूढ़ी, रूढ़ी माने प्रसिद्ध। उदाहरण है रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण, यथा कलिंगः साहसिकः। देखो कितना अच्छा उदाहरण है। क्या बोला जाता है? कलिंग, कलिंग देश, पहले के ज़माने में इस नाम कलिंग देश का स्थान हुआ करता था। आजकल वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के आसपास का जो एरिया है उसको बोलते हैं कलिंग। कलिंगः साहसिकः, कलिंग बहुत साहसिक है। अब यह अन्वयानुपपत्ति नहीं हो रही है, यहाँ लक्षणा हो रही है। कैसे कैसे हो रही है लक्षणा? क्योंकि कलिंग जो है वो देश विशेष है और साहसिक होना किसी चेतन या मतलब जीव का धर्म है। तो वो कैसे हो सकता है? साहसिक कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? और सरल सा उदाहरण आप लोगों को समझने के लिए कहता हूँ। जब मैच होता है भारत का किसी के साथ, है ना, और भारत जीत जाता है तो हम क्या बोलते हैं? वो भारत जीत गया। खेले कितने लोग थे? केवल 11 खिलाड़ी, वही जीते हैं, लेकिन हम बोलते ही क्या है? भारत जीत गया। क्या पूरा भारत की जितनी जनसंख्या 140 करोड़ वो खेले थे क्या उस समय? नहीं। लेकिन 11 लोग खेले थे, ऐसा बोला जाता है कि भारत जीत गया। जयपुर शूरवीरों का नगर है, जयपुर तो शूरवीर है। अब ये जयपुर शूरवीर कैसे हो सकता है? जयपुर एक अचेतन देश है और शूरवीर किसी चेतन का धर्म है, संभव नहीं है। तो ये अन्वयानुपपत्ति या मुख्यार्थ बात है। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे क्या हेतु है? रूढ़ी, ऐसा बोला जाता है ना। आप लोग जब यूथ फेस्टिवल वगैरह में जाते हैं, कौन जीता? विजय वैजयंती कौन ले गया? जयपुर या जयपुर कैंपस। और ये जयपुर कैंपस में 1200 बच्चे पढ़ते हैं, वो जीत करके नहीं आए, लेकिन कहा ऐसा ही जाता है रूढ़ी में कि जयपुर जीता। तो ये एक उदाहरण दिया है इसका, कलिंगः साहसिकः इत्यत्र कलिंग शब्दो देश विशेष रूपे स्वाभिधेय अर्थे असंभवन। यहाँ पर कलिंग शब्द किसी देश विशेष रूप में
स्वाभिधेये अर्थे असंभवन, अपने अभिधेय अर्थ में संभावित न होता हुआ, तद्देशवासिनः पुरुषान् बोधयति, वो उस देश में रहने वाले पुरुषों को बोधित करता है। जयपुर जीता का मतलब है जयपुर कैंपस में जितने भी बच्चे हैं उनको संबोधित करता है। कलिंग साहसी का मतलब है कलिंग देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो शूरवीर हैं, इस बात को सूचित करता है। प्रसिद्धिश्च अत्र हेतु, तो ऐसा पूछता है शिष्य, तो फिर कुछ लोग जीते हैं कुछ लोग साहसी के, तो ऐसा ही बोलना चाहिए, परंतु इसके पीछे हेतु क्या है? प्रसिद्धिश्च अत्र हेतु, प्रसिद्धि जो है वो इसमें यहाँ पर कारण है, कोई प्रयोजन नहीं है, केवल प्रसिद्धि है, रूढ़ी में ऐसा बोला जाता है, इसलिए बोल दिया कलिंगः साहसी। स्पष्टम। अब अपन प्रयोजन का उदाहरण देखते हैं और इसमें प्रयोजन क्या है वो देखते हैं। प्रसिद्ध है, बोलिए, गंगायां घोषः इत्यत्र च गंगा शब्दः प्रवाह विशेष रूप स्वाभिधेयमर्थं बोधयितुम् असमर्थः सामीप्य संबंध संबंधिनं तटं बोधयति। हेतुश्चात्र शीतत्व पावनत्वातिशय बोधन रूपम् प्रयोजनम। गंगायाम घोष है ना, गंगायाम अर्थात गंगा में, घोष माने घर होना, गंगा में घर, ये बोला जाता है, तो ये अन्वयानुपपत्ति है। क्यों? क्योंकि गंगा एक बहता हुआ पानी है और घर के लिए एक स्थायी जमीन चाहिए, तब घर बनता है, लेकिन यहाँ कोई अन्वय बैठता नहीं है, इसलिए मुख्यार्थवाद क्या हो गया? मुख्यार्थवाद। और अब रूढ़ि है या प्रयोजन, तो यहाँ पर प्रयोजन है। तदयुक्त और उससे संबंधित क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, अत्र गंगा शब्द प्रवाह विशेष रूप स्वाभिधेयम अर्थम बोधयितुम असमर्थ। यहाँ गंगा में घर, यहाँ जो गंगा शब्द है वो अपने प्रवाह विशेष रूप अपने अर्थ को बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि घर बहते हुए पानी में नहीं हो सकता है, इसलिए गंगा शब्द अपने प्रवाह विशेष रूप स्वाभिधेयम अर्थम बोधयितुम असमर्थ। तो जब मुख्यार्थ का बाद हो गया ये, तो अब संबंध क्या है? सामीप्य संबंध संबंधिनम तटम बोधयत। तो फिर उससे सामीप्य अर्थात गंगा के समीप है ना, संबंधित तट को वह गंगा शब्द बोधित करता है। गंगा शब्द यहाँ पर जल प्रवाह रूप अर्थ को नहीं बल्कि तट रूप अर्थ को बोधित करता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों बोला गया? इसमें कोई हेतु है क्या? आम अत्र हेतु अस्ति। किम अस्ति? प्रयोजनम। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इसके पीछे प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? हेतुश्च अत्र शीतत्व पावनत्वातिशय बोधन रूपम प्रयोजनम। ये प्रयोजन। जैसे किसी से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? अरे साहब क्या बात करते हो, मेरा घर तो गंगा में, गंगा में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, तुम लोगों को ऐसी कूलर और सब ठंडक चीज़ों की आवश्यकता होती है, पता है तुम्हें मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो गंगा में है साहब। अर्थात गंगा की शीतलता और गंगा की पावनता जैसे मैं अपने घर की विंडो खोलता हूँ मुझे अनुभूत होती है, इसलिए मेरा घर तो गंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका घर बिल्कुल गंगा में ही है तो गंगा के तट पर। लेकिन ऐसा बोलने के पीछे प्रयोजन क्या? प्रयोजन ये है इस बात का एहसास कराना आपको कि गंगा की जो शीतलता और पावनता आप अनुभूत करते हो गंगा में डुबकी लगाने के बाद, वही आनंद मुझे अपने घर की विंडो खोलने पर आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि साहब, इसलिए मैंने अब कहा कि मेरा घर तो गंगा में। स्पष्टम? ये तो इसमें प्रयोजन है, शीतत्व पावनत्व, इस तरह से यहाँ पर प्रयोजन समझना चाहिए। अस्तु, अत्र उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति एकम् इतोपि उपकृतम् इति लिखितं न?
पश्यतु उपकृतम् इति एकवारं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः अनन्तरम् अर्थमपि जानीमः। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् विदधतीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्वततः शरदां शतम्। पूर्वं प्रयोजनवती लक्षणायाः पदगत प्रयोजनवती लक्षणायाः उदाहरणमासीत्। किसी एक पद में लक्षणा थी। किसमें थी लक्षणा? गंगा पद में। अब वो उदाहरण दे रहे हैं जो पूरे वाक्य में है, वाक्यगत प्रयोजनवती लक्षणायाः उदाहरण। अर्थात एक उदाहरण तो दिया, एक उदाहरण आपको पहले पदगत का दिया, अब वाक्यगत का उदाहरण दे रहे हैं। तो पदगतां लक्षणां उदाहृत्य वाक्यगतां लक्षणां उदाहर्तुं प्रयोजनवत्याः लक्षणायाः उदाहरणान्तरं निर्दिशति। अर्थात दूसरा उदाहरण आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अपकारिणं प्रति कस्यचित् उक्तिरियं, किसी अपकारी के प्रति यहाँ कोई उक्ति कही जा रही है ना, कोई उक्ति बताई जा रही है। प्रसंग क्या है आप समझेंगे तब आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। प्रसंग यह है कि कोई व्यक्ति जिसने अपने मित्र पर विश्वास करके किसी काम के लिए भेजा था, लेकिन उसने विश्वासघात कर लिया, है ना, विश्वासघात किया और फिर आ करके अपने मित्र के सामने बिल्कुल साफ सुथरा बन रहा है कि साहब अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, मैंने तुम्हारा काम किया, इस तरह से वो अपनी बात को बता रहा है। साहित्य में जब हम पढ़ते हैं तो विशेष करके दो सखियों की बात इसमें बताई जाती है। एक सखी ने अपनी दूसरी सखी को अपने नायक के पास पत्र लेकर के भेजा कि जाओ और तुम नायक के पास जाओ और अपने ये पत्र दे करके आना कि मैं तुम्हारे विरह में व्याकुल हूँ, रह नहीं सकती हूँ, और इस तरह से एक पत्र, प्रेम पत्र लिखा। लेकिन वो जो सखी गई उसी ने उसके साथ प्रेमालाप करके, उसी के साथ प्रेम रति आदि करके और वो लौट करके चली है, अर्थात उसके साथ विश्वासघात किया। ऐसी स्थिति में वो समझ गई उसकी सखी कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तब वो जो श्लोक निकल करके आया, अब आप बात सिचुएशन समझ गए। अब ऐसी स्थिति में जो बात बोली जा रही है वो कैसी बोली जाएगी? तुम बहुत गलत हो, तुमने मेरे पर अपकार किया है, तुम दुष्ट हो, तुम आज ही मर जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जब साहित्य की भाषा में बोला जाएगा तो वो कैसा बोला जाएगा? वो यहाँ पर बोला है कैसे? उपकृतम बहु, वाह तुमने तो मेरे पे बहुत उपकार किए, है ना। इसी को व्यंग्य बोलते हैं, ऐसे व्यंग्य में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाह उपकृतम बहु, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए। किम उच्यते, क्या कहूँ तुम्हारे उपकार के बारे में। जब उपकार बहुत सारे हो जाते हैं ना तो व्यक्ति बोलने में समर्थ नहीं हो पाता, तो उसको कहता है कि वाह तुमने मेरे पर इतने उपकार किए, कहाँ तक उन उपकारों को बयां करूं, है ना, कहाँ तक तुम्हारे उन उपकारों को बताओ। किया क्या था? धोखा, लेकिन अब उसको ऐसा बोला जा रहा है। देखो तुमने मेरे साथ धोखा किया, वो तो आम जनता भी बोल सकती है ये सब बातें तो, लेकिन समझदार, ज्ञानी, व्यंजना शक्ति को समझने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोलता है। और कहा जाता है कि मुच्यते, तुम्हारे उपकार के बारे में क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। सुजनता प्रथिता भवता परम, भवता परम सुजनता प्रथिता, तुमने बड़ी सज्जनता, तुम्हारी सज्जनता बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो, अर्थात तुम्हारी सज्जनता के तो चर्चे मतलब बहुत ख्याति था। तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया है वो बहुत सज्जनता पूर्वक किया है। तो भवता परम सुजनता प्रथिता, तुमने अपनी सज्जनता, उत्कृष्ट सज्जनता मेरे सामने दिखाई, मान गए तुमने बहुत उपकार किया। और आगे कह रहे हैं विदधत, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है, विदधत संधि विच्छेद करना, ईदृशमेव विदधत, है ना, इसी प्रकार के उपकार को करते हुए हे सखे त्वं
शरदाम शतम सुखितम आस्व, तुम सैकड़ों सालों तक जियो, शतायु हो। क्या कहूँ, तुम इतना तुमने मेरे पे उपकार किया। ये तो इसका सामान्य वाच्यार्थ हुआ, लेकिन किसी अपकारी के प्रति ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं। इसलिए मुख्यार्थवाद, ये जितना भी बोला सब मुख्यार्थवाद है। आइए, कैसा संबंध है? वैपरीत्य संबंध, विपरीत संबंध है। अब जितनी भी बातें बोली थी उसका विपरीत करो। उपकृतम, उपकृतम का विपरीत क्या हुआ? अपकृतम, तुमने मेरे साथ बड़ा अपकार किया है। सुजनता, सुजनता मतलब दुर्जनता, तुम्हारी दुर्जनता के तो चर्चे ही चर्चे हैं। इतना दुष्ट काम किया, अपने मित्र के साथ धोखा किया, इस तरह से। और तीसरा इसमें है ईदृशमेव विदधत सखे शरदाम शतम सुखितमास्व, ऐसा ही कार्य करते हुए तुम सैकड़ों सालों तक जियो। उल्टा, कल मुए, कल मरता हो तो आज मर। हाँ, तू कल मरता हो तो आज मर, तेरी कोई आवश्यकता नहीं, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। यह है इसका अर्थ, ये इससे लक्षण। स्पष्टम पश्यत, तो ये विपरीत लक्षण है, जो कहा गया उससे जस्ट उल्टा यहाँ पर लेना है। तो मुख्यार्थ देखो, अब इसमें मुख्यार्थ बात हुआ, क्योंकि अब अपकारी के प्रति ये सब बातें नहीं बोली जाती। संबंध क्या है? वैपरीत्य संबंध है। और रूढ़ी है या प्रयोजन, यहाँ विशेष करके प्रयोजन है। क्या है यहाँ पर, अभी इसमें समझते हैं। बोलिए, इयम ही कंचित अपकारिणम प्रति उक्तिरिति मुख्यार्थस्य अन्वयानुपपत्तेः। शिष्य ने पूछा, गुरुजी इसमें मुख्यार्थ का बाद अथवा मुख्यार्थ की अनुपपत्ति कैसे है? तो बता रहे हैं कंचित अपकारिणम प्रति उक्ति। अरे भाई, ये उक्ति किसी अपकारी के प्रति है, और अपकारी के प्रति ये कैसे बोला जा सकता है? उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते सुजनता प्रतिताप, ये तो बोला नहीं जा सकता है। इस जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, प्रायः कोई बच्चा 10th की मार्कशीट लेकर के अपने पापा के पास पहुँचता है, और वो 10th में फेल हो गया, और फेल की मार्कशीट लेकर के पहुँचता है। पिताजी कहते, वाह गजब, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अब बताओ, उसका कहने का अभिप्राय ये है क्या? तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया और मज़ा आ गया, आज तो मैं मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगा, लोग मेरे दरवाजे पर बधाइयाँ देने के लिए आएंगे। तुमने तो बस इस तरह से जो पिताजी बोल रहे, तो ये क्या अपकारी के प्रति ऐसे शब्द बोलना अन्वय की उपपत्ति है क्या? नहीं, अन्वयानुपपत्ति, इसको बोलते हैं अन्वय की अनुपत्ति। तो अपकारी के प्रति यहाँ जो वाक्य बोला वो गलत है, इसलिए अन्वयानुपपत्ति हुई। अच्छा, संबंध कौन सा है? तो लिखा है वैपरीत्य संबंधेन, है ना? वैपरीत्य संबंध से अपकारादि रूपम अर्थम ज्ञापयति। अपकारादि रूप अर्थ। अब देखो, अन्यार्थो प्रतीयते, बोलता है अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। तो अन्य अर्थ की क्या प्रतीति? उपकृतम लिखा है, उससे अन्य अर्थ की क्या प्रतीति हुई? अपकृतम। सुजनता लिखा है, उससे अन्य अर्थ, हाँ, दुर्जनता, ऐसे। तो सब अन्य अर्थ की प्रतीति यहाँ पर ज्ञापयति। अच्छा, प्रयोजन क्या है? देखो, 3 चीज़ें लक्षणा में जरूरी है, आप बात ध्यान में रखना। मुख्यार्थ का बाद, संबंध, रूढ़ी या प्रयोजन, ये 3 चीज़ें आपकी लक्षणा में हमेशा अपेक्षित है, ये ध्यान रखना। बोलो कौन कौन सी? पहली मुख्यार्थ बाद, तदयुक्त लिखा है ना, तदयुक्त मैंने उससे युक्त मैंने संबंध, संबंध होना चाहिए, अर्थात मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए उस बात का। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ बोला और वो कहीं का कहीं अर्थ निकाल लें। लक्षणा में क्या होता है? मुख्यार्थ से संबंधित होना चाहिए। और तीसरा है रूढ़ी या प्रयोजन। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो लक्षणा होगी। वही चीज़ अपन ने यहाँ पर पढ़ा, मुख्यार्थवादे तद्युक्तो, है ना, ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासो लक्षणा शक्तिरर्पिता, यही अपन ने उसमें पढ़ा। तो मुख्यार्थ का बाद यहाँ पर हुआ, और संबंध क्या था यहाँ पर इस श्लोक में? विपरीत संबंध, है ना, विपरीत संबंध जो था, क्योंकि अपकार के प्रति है। और तीसरी चीज़ अब हम देखेंगे, रूढ़ी हो या प्रयोजन। यहाँ पर है प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? तो बता रहे, अपकाराद्यतिशय द्योतनायंच अत्र प्रयोजन। अपकारातिशय,
थोड़ा बहुत अपकार हो तो व्यक्ति कुछ बोल करके उसको टाल सकता है, लेकिन यहाँ जो उसने अपकार किया था वो ज़्यादा है। इस बात को बताने के लिए अपकारातिशय द्योतनाय, बहुत सारे अपकार को बताना ही यहाँ पर प्रयोजन है, इसलिए इस तरह भाषा लक्षणा में बोला जाता है। स्पष्टम एतावत्, ये लक्षणा की भाषा को यहाँ पर बताया। अस्तु, अग्रे लिखितमस्ति, बोलिए। इत्येवं सा द्विधा रूढी मूला प्रयोजन मूला च सेयं पुनरद्विधा स्यादुपादानं लक्षणं चेति। इत्येवं सा द्विधा, इस प्रकार से हमने लक्षणा को दो प्रकार देखे। कौन कौन से? रूढ़ी मूला, प्रयोजन मूला। एक लक्षणा वो होती है जिसमें रूढ़ी होती है, उसको बोलते हैं रूढ़ी मूला। एक लक्षणा वो होती है जिसमें कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उसको बोलते हैं प्रयोजन मूला। अब और भी इसमें भेद होते हैं लक्षणा के, तो बता रहे हैं। सेयम सा लक्षणा इयम पुनर्द्विधा, यह लक्षणा फिर से दो प्रकार की होती है। कौन सी? उपादानम लक्षणम च, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। बोलो नाम। उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण। पहले तो हमने लक्षणा के दो भेद किए, रूढ़ी मूला, प्रयोजन मूला। फिर से इसके दो भेद हो रहे हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। किसे कहते हैं उपादान लक्षणा? देखें, बोलिए। उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा च इति सा लक्षणा पुनर्द्विविधा। बोलिए। उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा के नाम से यह लक्षणा फिर से दो प्रकार की होती है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपादान लक्षणा का अर्थ बताते हैं, उच्चारण करें। स्वसिद्धये पराक्षेपे सा उपादान लक्षणा। असौ उपादान लक्षणा, संधि विच्छेद करके देखेंगे। असौ वह उपादान लक्षणा, अर्थात उपादान लक्षणा है। स्वसिद्धये पराक्षेपे, ये बस इतनी सी बात याद रखना उपादान लक्षणा की। स्वसिद्धये पराक्षेपे, जहाँ पर अपने अर्थ की सिद्धि करने के लिए पराक्षेपे, दूसरे अर्थ का आक्षेप होता है या आक्षेप किया जाता है। असौ वह उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा कही जाती है। पश्यतु किम लिखितमस्ति, एक बार फिर से देखें। स्वसिद्धये पराक्षेपे, अर्थात अपने अर्थ की सिद्धि करने के लिए जहाँ पर पराक्षेपे अन्य अर्थ का आक्षेप किया जाता है, संबंधित अन्य अर्थ का आक्षेप किया जाता है। असौ उपादान लक्षणा, उसे हम उपादान लक्षणा कहते हैं। कैसे? और इसके दूसरे नाम क्या है उसको भी समझते हैं। बोलिए। वाक्यार्थस्य अन्वय सिद्ध्यर्थम लक्ष्यार्थस्य बोधने वाच्यार्थस्यापि उपादानात् इयम् उपादान लक्षणा। उपादान का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे तो आपको उपादान लक्षणा भी समझ में आ जाएगी। उपादान का मतलब होता है ग्रहण। क्या अर्थ होता है? ग्रहण करना। अर्थात हम यहाँ पर क्या करते हैं, लक्षणा में दो तरह की स्थिति होती है। मुख्यार्थ का बाद होता है तो या तो बिल्कुल उस अर्थ को हटा ही दिया जाता है, या फिर उस अर्थ को भी लिया जाता है और अन्य अर्थ को भी लिया जाता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर जो मुख्य अर्थ है उसको भी ग्रहण किया जा रहा है और उससे संबंधित अन्य अर्थ को भी ग्रहण किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं उपादान लक्षणा। जैसे अभी उदाहरण में बताएंगे, देखो एक बार पंक्तिशः अर्थ देखें। वाक्यार्थस्य अन्वय सिद्ध्यर्थम, अर्थात वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए, लक्ष्यार्थस्य बोधने, और लक्ष्यार्थ का बोधन करने में। अब आई बात जो मैंने बताई,
वाच्यार्थस्यापि उपादानात्, जहाँ पर वाच्यार्थ का भी ग्रहण होता है। मुख्यार्थ का बात करते थे अभी तक, लेकिन जहाँ मुख्यार्थ को भी वाच्यार्थ को भी ग्रहण करेंगे और अन्य अर्थ को भी ग्रहण किया जाता है, ऐसी लक्षणा को हम उपादान लक्षणा कहते हैं। कैसे गुरुजी समझ में नहीं आया तो उदाहरण से समझेंगे, अभी आपको बात समझ में आएगी। बोलिए, यथा यष्टयः प्रविशन्ति इत्यत्र यष्टीनां स्वतः प्रवेश क्रियया अन्वया संभवात् प्रवेशान्वयार्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते। जैसे उदाहरण में दिया, यष्टयः प्रविशन्ति। यष्टि माने क्या होता है? यष्टि, यष्टि माने क्या होता है? लाठी, है ना, अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं लाठी। यष्टि आपने सुना होगा, यष्टि क्रीड़ा, हॉकी को बोला जाता है यष्टि क्रीड़ा, है ना। यष्टि का मतलब होता है लाठी, बहुत सारी लाठियाँ। कोई व्यक्ति दो ग्रुप में, दो समाज में आपस में झगड़ा हो गया। अब ये समाज वाले जो थे वो इस तरफ खड़े थे, दूसरी समाज वाले सब एक साथ लाठियाँ ले करके आ रहे थे, है ना, और बड़ा सा जो गेट था उसमें प्रवेश कर गए। जैसे वो प्रवेश कर गए तो इस ग्रुप वाला जो व्यक्ति था, एक ने बोला, अरे देखो देखो लाठियाँ आ गई, लाठियाँ आ गई। लाठियाँ अचेतन है और आना चेतन का काम है, तो लाठियाँ आ सकती हैं क्या? यष्टयः प्रविशन्ति, यष्टयः प्रविशन्ति, है ना, लाठियाँ प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। क्या लाठियाँ प्रवेश कर सकती हैं? नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा, अत्र यष्टीनां स्वतः प्रवेश क्रियया अन्वया संभवात्। यहाँ यष्टियों का स्वतः प्रवेश क्रियया, अपने आप में प्रवेश करके, प्रवेश क्रिया के द्वारा अन्वय संभव न होने से प्रवेशान्वयार्थ स्वसंयोगिनः पुरुषा। अब प्रवेश, इस क्रिया का अन्वय हमें सही करना है तो हम क्या करते हैं? स्वसंयोगिनः पुरुषा। अब उन लाठियों को लिए हुए जो पुरुष हैं, उस पुरुष अर्थ का हम आक्षिप्यन्ते, उनका आक्षेप करते हैं। लाठियाँ तो आ नहीं सकती, लेकिन लाठियों को ले करके लोग आ रहे हैं, ये इस लक्षणा का अर्थ है। तो गुरुजी इसमें उपादान क्या हुआ? उपादान ये हुआ, मैंने आपको बताया था उपादान का मतलब क्या, जहाँ वो अस्वसिद्ध है पराक्षेप, अर्थात अपनी सिद्धि के लिए पर का आक्षेप, लेकिन जहाँ पर वाच्यार्थस्यापि उपादान, वाच्यार्थ का भी ग्रहण किया जाता है और अन्यार्थ का भी ग्रहण किया जाता है। तो यष्टयः प्रविशन्ति का अर्थ क्या हुआ, है ना, यष्टिधारिणाः पुरुषाः प्रविशन्ति, अर्थात लाठियों को, हॉकी को ले करके पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर समझना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अगर ये शास्त्रीय उदाहरण समझ में नहीं आया तो आप सरल सा मैंने बताया था कि देखो नोटिस आ गया, तो नोटिस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो नोटिस आ गया का मतलब क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा नोटिस को ले करके कोई कर्मचारी आया, कोई पुरुष आया। तो क्या हमने नोटिस अर्थ हटा दिया क्या यहाँ पर? नहीं, उसका भी ग्रहण किया। उसका भी ग्रहण करने से उपादान लक्षणा हुई, है ना। वाच्यार्थस्यापि उपादानात्, वाच्यार्थ का भी ग्रहण करने से, है ना, उपादान, इयम उपादान लक्षणा, यह उपादान लक्षणा होती है। बोलिए, अत्र च स्वार्थस्यापि स्वार्थस्य अपरित्यागात् इयम अजहत स्वार्था इति च कथ्यते। यहाँ पर क्या हुआ कि स्वार्थस्य अपरित्यागात्, अपने अर्थ का भी परित्याग न करने के कारण इस लक्षणा का एक दूसरा नाम भी है, वो है अजहत स्वार्था। अजहत स्वार्था का मतलब आपने पढ़ा है, हा धातु का प्रयोग किस में होता है? ओहा त्यागे, ओहा त्यागे, ऐसा पढ़ते हैं ना।
और इसका रूप कैसे चलता है? जहाति, है ना? जहाति माने छोड़ता है। तो जहत स्वार्था अपने अर्थ को छोड़ता है, वो तो जहत स्वार्था। और जो अपने अर्थ को छोड़े बिना दूसरे अर्थ को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अजहत स्वार्था। उपादान लक्षणा में यही होता है, अपने अर्थ को छोड़े बिना दूसरे अर्थ को जो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अजहत स्वार्था। इसलिए इस उपादान लक्षणा का दूसरा नाम है अजहत स्वार्था, अर्थात अजहत स्वार्था भी इसको कहते हैं। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः एकवारं लक्षणायाः स्वरूपम् अस्ति मुख्यार्थबाधः, तद्युक्तः, पुनश्च रूढ़ि अथवा प्रयोजन। एतेन यया अन्यो अर्थः प्रतीयते, जिससे अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे हम लक्षणा कहते हैं। इस लक्षणा के मूल में दो भेद, रूढ़ि मूला, प्रयोजन मूला। रूढ़ि मूलायाः उदाहरणम् आसीत्, किम् आसीत् उदाहरणं? रूढ़ि मूलायाः उदाहरणं कलिङ्गः साहसिकम्। प्रयोजन मूलायाः उदाहरणम् आसीत् गंगायां घोषः। किम् आसीत्? गंगायाम्। एतत् पदगतम् आसीत्, वाक्यगतम् आसीत्, उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते। पुनः लक्षणायाः द्वौ भेदौ, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणायाः लक्षणम् अस्ति, उपादान लक्षणायाः लक्षणं स्वसिद्धे पराक्षेप। पुनः तस्य उदाहरणम् उपादान लक्षणायाः उदाहरणं वर्तते यष्टयः प्रविशन्ति। उपादान लक्षणायाः अपरं नाम अस्ति अजहत स्वार्थ। एवं अद्यतनः यः पाठः अस्ति तस्य सारांशः एवम् आसीत्। अग्रे वयं लक्षणलक्षणायाः स्वरूपं पठिष्यामः, अनन्तरं तस्य समापनं, लक्षणायाः समापनमपि भविष्यति। अधुना लक्षणायाः लक्षणं। लक्षणा किसे कहते हैं वो लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, परार्थ मात्र बोधे तु भवेत् लक्षण लक्षणा। परार्थ मात्र बोधे अर्थात जिसमें दूसरा ही अर्थ बोधित होता है, स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ भी बोधित हो और परार्थ भी बोधित हो तो उपादान लक्षणा, और स्वार्थ नहीं बिल्कुल परार्थ ही बोधित हो तो लक्षण लक्षणा। कोई पूछे दोनों में क्या अंतर है, तो जहाँ पर दोनों अर्थ का, बातें नहीं पीछे, जहाँ दोनों अर्थों का ज्ञान होता है वो उपादान लक्षणा, और जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में से केवल लक्ष्यार्थ का ही, पर अर्थ का ही ज्ञान होता हो उसे हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। देखिए क्या लिखा, सर्वथा स्वार्थ परित्यागेन, बोलिए, सर्वथा अन्यार्थ मात्र बोधने इयं लक्षण लक्षणा। सर्वथा स्वार्थ परित्यागेन अर्थात पूरी तरह से जहाँ पर स्वार्थ का त्याग हो गया है ना, जैसे गंगा शब्द ने अपने अर्थ को पूरी तरह से त्याग दिया और गंगा तट रूप अर्थ को ग्रहण किया, तो सर्वथा स्वार्थ परित्यागेन अन्यार्थ मात्र बोधने, और उसका लक्ष्य केवल अन्य अर्थ को बोधित करना ही होता है। यम लक्षण लक्षणा, इसे ही हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। अतएव असौ, बोलिए, अतएव असौ जहत स्वार्था इति च भण्यते। इसी कारण से इसको जहत स्वार्था ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अर्थ को पूरी तरह से त्याग दिया है, छोड़ दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं जहत स्वार्था। यथा पूर्वोदारिते, जैसे कि हमने पूर्व में उदाहरण में दिया है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते। यहाँ पर उपकृतम ने पूरे अर्थ को त्याग दिया, अपकृतम था। सुजनता ने अपने अर्थ को छोड़ करके दुर्जनता अर्थ को ग्रहण किया है। तुम सैकड़ों साल जियो इस अर्थ को छोड़ करके, तुम आज ही मरण को प्राप्त हो, पूरी तरह से यह अर्थ अपने आप को त्याग दिया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जहत स्वार्थ। इसका दूसरा नाम जहत स्वार्था नाम जानना चाहिए। अस्तु, अद्य एतावत्।